हाँ बच्चों, तो जो हमारे अकाउंटिंग टर्म्स रिमेनिंग है उस पर बात करेंगे। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, fall in the value of assets due to use of assets, accident of assets, expiry of term and change in technology। काफ़ी सारे रीज़न है। जो बेसिक रीज़न एक नॉर्मल आपके लिए भी रिक्वायरमेंट उतना ही बताऊंगा मैं आपको। परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज ऑफ एसेट्स। बच्चों, एक एसेट्स के यूज में आने से, उसकी वैल्यू डे बाय डे वैल्यू कम होती है, और ये जो वैल्यू कम होती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अकाउंट्स के लैंग्वेज में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे आपने कार परचेज की 10 लाख में, एक साल बाद उसकी वैल्यू 9 लाख हो गई, फिर उसकी वैल्यू 8 लाख हो गई, फिर हो गई 7 लाख 6 लाख। ये जो वैल्यू कम हो रही है क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। आपने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर लेके आया 10 लाख का, एक साल बाद फर्नीचर की वैल्यू हो गई 8 लाख, फिर हो गया 6 लाख, फिर हो गया 4 लाख। जो वैल्यू कम हो रही है हो गया डेप्रिसिएशन। तो परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज ऑफ एसेट्स। काफ़ी सारे रीज़न होते हैं एसेट्स के यूज में आना। जैसे जैसे टाइम निकलता है, एक्सपायरी ऑफ टाइम, चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज होती है। जैसे जैसे मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुराने वाली टेक्नोलॉजी से, पुराने वाली एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, पुराने वाली टेक्नोलॉजी की वैल्यू कम हो जाती है। तो काफ़ी सारे रीज़न है। परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज ऑफ एसेट्स, चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के चेंज होने से, एक्सपायरी ऑफ टर्म, जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे एसेट्स की वैल्यू कम होती है। तो काफ़ी सारे रीज़न, बट फिलहाल मैं आपको एक रीज़न से समझा रहा हूँ, क्योंकि हमने पूरा एक चैप्टर आएगा डेप्रिसिएशन, वहाँ हम इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल डेप्रिसिएशन का मीनिंग समझाया आपको कि एक एसेट्स के यूज में आने से जो एसेट्स की वैल्यू कम होती है, जो वैल्यू हमारी डिक्रीज होती है, जो वैल्यू फॉल होता है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अगला अकाउंटिंग टर्म है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो सारी बुक्स जिसमें हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, दोज बुक्स इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, those books in which transactions those books in which transactions are recorded। वो सारी बुक जिसमें हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जैसा आप लोगों ने इनिशियली पढ़ा था, जैसे बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होता है, सबसे पहले प्राइमरी लेवल पर जर्नल और सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करना, क्लासिफिकेशन के लिए लेजर बनानी होती है। तो ये जो जर्नल होती है, ये जो सब्सिडरी बुक्स होती है, ये जो लेजर होती है, ये सारी बुक्स कौन सी होती है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दोज बुक्स इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। ट्रांजेक्शन जिसमें रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो लेजर हो, चाहे वो सब्सिडरी बुक हो, चाहे वो केस बुक हो, चाहे परचेज बुक हो, तो जिन सारी बुक्स में हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट एंट्री, बुक्स में जो रिकॉर्ड करते हैं, इस रिकॉर्डिंग करने को हम बोलते हैं एंट्री। जो ट्रांजैक्शन होते हैं इसमें जो बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं, बुक में जो रिकॉर्डिंग करते हैं, बुक में जो नोट करते हैं, उस नोट करने को हम बोलते हैं एंट्री। व्हेन ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन बुक्स देन इट इज नोन एज एन एंट्री। जब ट्रांजैक्शन को बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उस रिकॉर्डिंग को हम बोलते हैं, बुक में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यानी बुक में एंट्री कर रहे हैं, बुक में जो नोट करते हैं उसको हम बोलते हैं एंट्री कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डेबिट एंड क्रेडिट। ये अकाउंट्स का बेस है बेटा। एंड नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म आपका डेबिट एंड क्रेडिट। टी शेप का फॉर्मेट है, टी शेप का एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं अकाउंट। टी शेप का फॉर्मेट है, इसको हम बोलते हैं अकाउंट। ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है। ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड का नाम होगा डेबिट, और ये राइट साइड है, इसका नाम होगा क्रेडिट। टी शेप का जो फॉर्मेट होता है उसके लेफ्ट साइड का नाम तो डेबिट होगा और राइट साइड का नाम क्रेडिट होता है। ये जो साइडें होती हैं उन साइड का नाम होता है डेबिट और क्रेडिट। एग्जैक्टली डेबिट क्रेडिट
लैटिन वर्ड है जहाँ लेफ्ट को डेबिटो बोलते हैं और राइट को क्रेडिटो बोलते हैं। लेफ्ट को बोलते हैं डेबिटो और राइट को बोलते हैं क्रेडिटो। तो उन्होंने डेबिटो से क्या कर दिया, डेबिट, और क्रेडिटो से कर दिया क्रेडिट। तो ये लैटिन वर्ड है जहाँ लेफ्ट का मतलब डेबिटो होता है और राइट का मतलब क्रेडिटो होता है। तो हमने लेफ्ट साइड का नाम डेबिट दे दिया और राइट साइड का नाम क्रेडिट दे दिया। तो डेबिट इज द लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट एंड क्रेडिट इज राइट साइड ऑफ अकाउंट। मैंने जो पीडीएफ है उस नोट्स में लिखा हुआ है, डेबिट का मीनिंग लिखा है लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट और राइट साइड ऑफ अकाउंट क्रेडिट लिखा है। अब हमारी अगली अकाउंटिंग टर्म्स जो उसमें हम पढ़ेंगे, आखिरी अकाउंटिंग टर्म नोट करो आप, डिस्काउंट। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म जो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ वो हो गया आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट का नॉर्मल मतलब आप समझते हैं, जो वैल्यू में डिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट, डिडक्शन इन वैल्यू, डिडक्शन इन प्राइस, या जो रिबेट होता है उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। वैल्यू में जो डिडक्शन होता है, प्राइस में जो डिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। आपको मैं परफेक्टली एग्जांपल लेके समझाता हूँ। डिस्काउंट दो टाइप का होगा, फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड कैश डिस्काउंट। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज कैश डिस्काउंट। बच्चों, जब बल्क में हम गुड्स परचेज करते हैं, बड़ी क्वांटिटी में हम गुड्स परचेज करते हैं, तो जो डिस्काउंट होता है उसका नाम होता है ट्रेड डिस्काउंट। जब भी आप बल्क में गुड्स परचेज करते हो तो जो डिस्काउंट मिलता है उसका होता है ट्रेड डिस्काउंट। लाइक आप कुछ परचेज करने गए, जैसे आपने मोबाइल परचेज करना था, आपने पूछा एक मोबाइल की रेट कितनी है, तो सामने वाले बोला ना 5000। एक मोबाइल की रेट कितनी है, 5000। आपने बोला अगर मैं बल्क में परचेज करूं, अगर मैं 10 मोबाइल परचेज करूं तो रेट कितनी होगी, 50,000। पर सामने वाला बोलेगा कि आपने बल्क में परचेज किया है, आपने ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज किया, तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। और वो 10% डिस्काउंट देने को तैयार हो गए। 10% जो डिस्काउंट दे रहे हैं उसका नाम हो गया ट्रेड डिस्काउंट। 50,000 का गुड्स, 10% आपको डिस्काउंट मिला 5,000, तो आपने परचेज किया 45,000 में। जब हम कोई गुड्स बल्क में परचेज करते हैं, बड़ी क्वांटिटी में परचेज करते हैं, तो जो डिस्काउंट मिलता है उसका नाम होता है ट्रेड डिस्काउंट। 50,000 वाला गुड्स आपको 5,000 डिस्काउंट होके आपको कितने में परचेज किया, आपने 45,000 में। ये जो डिस्काउंट है इसका नाम है ट्रेड डिस्काउंट। तो जब भी हम गुड्स को बल्क में परचेज करते हैं, एक बड़ी क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करते हैं, तो जो डिस्काउंट मिलेगा उसका नाम होगा ट्रेड डिस्काउंट। अब कोई पूछे आपको कि आपने गुड्स कितने में परचेज किया, तो आपका आंसर होगा 45,000। ये नहीं बोलना 50 में, कितने में परचेज किया, 45,000 में। और समझने वाली बात है, ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। ट्रेड डिस्काउंट को बुक में नहीं लिखना। जब आप गुड्स परचेज करने जाओगे तो जो बिल बनेगा, जो वाउचर बनेगा, उस वाउचर में से डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। आपको पेमेंट कितना करना है, 45,000 का पेमेंट करना। आपको पैसा कितना देना, 45,000। तो आपने बुक में कितने परचेज किया, 45। तो बुक में परचेज की वैल्यू लिखनी कितनी है, 45,000 लिखनी है। डिस्काउंट को मेंशन करने की जरूरत आपको नहीं। आपको वैल्यू कितने शो करनी है, परचेज हमने 45,000 में किया। तो ये डिस्काउंट कभी बुक में डिस्क्लोज नहीं करते हैं, इसीलिए बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बेटा, जब हम बल्क में गुड्स परचेज करते हैं, जहाँ बड़ी क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं, तो जो डिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। नाउ सेकंड इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, फास्ट पेमेंट करने के लिए, जल्दी पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट होता है उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। लाइक आप ए हो,
और आपको बी से पेमेंट लेना है। आपको बी से पेमेंट लेना है 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, और इसका टेन्योर है 3 मंथ। आप ए हैं, आपको बी से पेमेंट लेना है 10,000। पेमेंट लेना है मतलब बी हमारा डेटर है, हम ए हैं और हमें बी से पेमेंट लेना है, तो बी क्या हो गया, डेटर हो गया। बी से 10,000 रुपीज़ कब मिलेगा, आफ्टर 3 मंथ मिलेगा। आपने बी को एक ऑफर दिया, आप मुझे 3 मंथ का वेट ना कराओ, मैं आपको अभी तुरंत पेमेंट कर दूं, क्विकली पेमेंट, आप 3 मंथ का वेट ना करो और आप मुझे क्विकली तुरंत पेमेंट कर दो, तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा। तो बी तैयार हो गया। बी का अमाउंट था 10,000। क्विक पेमेंट करने में आपने डिस्काउंट दिया 1,000, तो बी आपको पेमेंट कितना देगा, 9,000। बी आपको पेमेंट कितना देगा, 9,000। ये जो 1,000 का डिस्काउंट मिला, क्यों मिला, क्योंकि आपने क्विकली पेमेंट कर दिया, आपने फास्ट पेमेंट कर दिया। तो ये जो फास्ट पेमेंट किया, तुरंत पेमेंट किया, उसके लिए जो डिस्काउंट आता है उसका नाम होता है कैश डिस्काउंट। क्विकली पेमेंट करने में जो डिस्काउंट आता है उसका नाम होता है कैश डिस्काउंट। तो 10,000 रुपीज़ आपको लेना था आफ्टर 3 मंथ, 10,000 रुपीज़ हमें लेना था आफ्टर 3 मंथ, बट उसने तुरंत पेमेंट किया, तो आपने 10% का CD कैश डिस्काउंट, 10% का CD यानी उसको डिस्काउंट दिया 1,000, तो आपको पेमेंट कितना मिला, 9,000 मिला। तो जब किसी पार्टी को फास्ट पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। यहाँ ए ने डिस्काउंट दिया है, ए को अमाउंट लेना था 10,000 बट मिला कितना, 9,000, तो ए को 1,000 रुपीज़ का एक्सपेंसेस हो रहा है। ए डिस्काउंट दे रहा है तो ए के लिए तो 1,000 क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, लॉस हो गया। और बी डिस्काउंट रिसीव कर रहा है, बी को पेमेंट देना कितना था, 10,000, बट बी ने पेमेंट किया कितना, 9,000। 10,000 के बदले में 9,000 का पेमेंट किया, तो बी को 1,000 का प्रॉफिट हो गया, 1,000 की इनकम हो गई। तो ये डिस्काउंट, जो डिस्काउंट देता है उसके लिए तो एक्सपेंसेस होता है, और जो डिस्काउंट रिसीव करता है उसके लिए इनकम होता है। और ये बात ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट रिकॉर्डेड इन बुक, कैश डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ऐसे 10,000 लेना था बट मैंने फास्ट पेमेंट किया तो मुझे 9,000 मिला, मैंने 1,000 का डिस्काउंट दिया। तो कैश डिस्काउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स, कैश डिस्काउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स, रिकॉर्डेड इन बुक, कैश डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो जो अकाउंटिंग टर्म आपने अभी इसमें डिस्कस किए थे, डेप्रिसिएशन, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज ऑफ एसेट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट जिस बुक में हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री जो बुक में रिकॉर्डिंग होती है, डेबिट लेफ्ट साइड का नाम होगा, क्रेडिट राइट साइड का नाम होगा, फिर आता है डिस्काउंट, वैल्यू में जो डिडक्शन होता है उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। बल्क में परचेज करने में जो डिस्काउंट आएगा उसका नाम ट्रेड डिस्काउंट होगा, ट्रेड डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड नहीं करता है। फास्ट पेमेंट करने में जो डिस्काउंट आएगा वो कैश डिस्काउंट होगा, और कैश डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड करना होगा। सेकंड चैप्टर के हमने मैक्सिमम अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ लिए, कुछ छोटे मोटे अकाउंटिंग टर्म्स हमारे पेंडिंग रह गए हैं। वो इसलिए पेंडिंग रखा बेटा कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ कनेक्ट होगा, वही पढ़ा जाएगा। मैक्सिमम जो यूजफुल अकाउंटिंग टर्म आपके लिए अभी तक जो थे वो आपको करवा दिया है। कुछ 2-4 अकाउंटिंग टर्म ऐसे हैं जो जैसे चैप्टर आएगा वही आपको क्लियर करा दिया जाएगा। इसी के साथ में सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है।